और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर कुछ ही देर में फैसला आएगा। और ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। हिंदू पक्ष ने परिसर की एएसआई जांच की मांग की है। 5 महिलाओं ने मिलकर दायर की थी याचिका। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की जांच की मांग की गई है। वैज्ञानिक तरीके से जांच होने पर सच सामने आएगा। हिंदू पक्ष से जुड़े लोग, महिला कार्यकर्ता कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में फैसला आने की पूरी संभावना। 5 महिलाओं ने मिलकर याचिका दायर की थी, तो वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर की जांच की मांग की गई थी। सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज फैसले का दिन है। वैज्ञानिक तरीके से जांच होने पर सच सामने आएगा। और हिंदू पक्ष से जुड़े लोग, महिला याचिकाकर्ता कोर्ट रूम पहुंच चुकी हैं। तो ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पर फैसला है। तो कुछ देर में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पे फैसला आने वाला है। और ज्ञानवापी पर किसका हक? दरअसल हिंदू पक्ष मंदिर को तोड़कर कथित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण और मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की मांग का विरोध कर रहा है। और हिंदू पक्ष का इसमें, ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात करें तो हिंदू पक्ष का इसमें यह हवाला है कि मंदिर को तोड़कर कथित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ। मुस्लिम पक्ष का कहना, तो ज्ञानवापी पर किसका हक है, यह हम आपको बताएं। दरअसल दोनों पक्षों का क्या कहना है, क्या दलीलें हैं। हिंदू पक्ष की मांग का विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया। मंदिर को तोड़कर कथित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ, हिंदू पक्ष का यह कहना है। और केस में एएसआई की जांच की मांग अहम है, हिंदू पक्ष कह रहा, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सील्ड एरिया को छोड़कर बाकी के परिसर की एएसआई जांच की मांग हिंदू पक्ष कर रहा है, मुस्लिम पक्ष इस मांग की विरोध कर रहा है। मंदिर को तोड़कर कथित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ, हिंदू पक्ष ये कह रहा है, जबकि छेड़छाड़ होने की संभावना है, यानी जो मुस्लिम पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सील्ड एरिया को छोड़कर बाकी के परिसर की एएसआई जांच की मांग की जा रही है। फैसला इसमें कुछ देर में आने की पूरी तैयारी है कि कुछ ही देर में इसमें फैसला आ जाएगा और तस्वीर साफ होगी। आगे की जो रास्ता है वो लगभग साफ होगा। एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे पे कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो पूरे मामले को लेकर वाराणसी जिला अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि इनको लेकर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और उम्मीद है कि थोड़ी देर में जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि इस पर एएसआई के सर्वे को लेकर लगातार पूरा मामला है, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि वहां पर एक निर्माण मिला था जो कि शिवलिंग जैसा है। और सीधे तौर पर हिंदू पक्ष की मांग है कि इन सारे तथ्यों को लेकर, क्योंकि पहले से भी वहां पूजा होती रही है। अगर हम देखें तो इसके पहले भी कोर्ट में कई पक्ष हिंदू की तरफ से रखे गए हैं, जिसमें कोर्ट में ये मांग की गई थी कि उनको पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जब इसके पहले कोर्ट ने जो वकीलों के कमिश्नर नियुक्त किए थे, उन्होंने जांच की थी, पूरी वीडियोग्राफी कराई थी, उसके बाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल की थी, जिसको लेकर जो कोर्ट है वो पूरा मामला सुन रहा था। क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार इस चीज पर अड़ा हुआ है, लगातार उसका जो पक्ष है वो भी कोर्ट में इन सारे चीजों को लेकर रखा गया है कि जो मामला है वो देखा जाए और पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाए। खास तौर पर जो सील्ड एरिया है उसको भी कहीं न कहीं एएसआई को दिया जाए, क्योंकि उसकी वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए, तथ्यों की परख होनी चाहिए, जो वैज्ञानिक जो कार्बन डेटिंग है वो कराई जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले को लेकर जो तथ्य हिंदू पक्ष की तरफ से रखे जा रहे हैं उनकी सच्चाई उजागर हो सके। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया गया था। उन्होंने केवल पूजा की अनुमति दिए जाने के अलावा, चूंकि ज्ञानवापी परिसर में दूसरे भी मंदिर मौजूद हैं जहां पर हिंदू पक्ष पहले भी पूजा करता रहा है, उस परिसर के अलावा किसी भी परिसर के एएसआई सर्वे या किसी भी तरीके के कार्बन डेटिंग जैसे चीजों का विरोध किया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। सुनने के बाद किस तरीके से कोर्ट इस मामले पर फैसला देता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 14 जुलाई तक दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख
कहे थे, जिसमें जो हिंदू पक्ष है उसने भी अपनी दलील रखी हैं। उसके अलावा जो ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष है उसकी तरफ से भी अपनी दलीलें अदालत में रखी गई हैं। हालांकि दोनों पक्षों की जो बहस है वो पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले पर एएसआई सर्वे पर क्या फैसला कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर फैसला सर्वे के पक्ष में आता है तो जाहिर है एक तस्वीर ये साफ होगी जो हिंदू पक्ष का दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, वो लगभग स्थिति जो है साफ होगी, एक नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जब परिसर का सर्वे कराया गया था तो वहां बहुत सारी आकृतियां, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली थी जो बताती हैं कि हिंदू पक्ष से जुड़ी हुई मूर्तियां, उनसे जुड़े हुए अभिलेख या शिला पहले से वहां पर मौजूद हैं। इस तरीके के तथ्य सर्वे के दौरान मिले थे। हालांकि ये रिपोर्ट लीक हो गई थी और न्यूज वन इंडिया ने भी इन सारी तस्वीरों को दिखाया था। उसके अलावा शिवलिंग की जो आकृति वहां पर मिली है, सीधे तौर पर उसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार अपने दावे कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है। हालांकि जब एएसआई का सर्वे होगा और वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच होगी तो वो सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी कि हिंदू पक्ष जो अपनी दलीलें रख रहा है वो पूरी तरीके से सच है। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। वो किसी तरीके के एएसआई सर्वे की जो मांग है उसको नहीं मान रहा है। अब चूंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन लिया है, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रख दी है। फैसला कोर्ट को करना है। देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और अगर ये फैसला सर्वे के पक्ष में आता है तो सीधे तौर पर इस पूरे एरिया जिसमें सील्ड एरिया भी ज्ञानवापी का शामिल होगा उस पर ही सर्वे कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विरोध इसका हुआ कि नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में कई सवाल उठाता है कि अगर चीज जो है अगर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, अगर जो आप दावा कर रहे हैं वही है, तो फिर एक सर्वे जिसमें पता चल सकता है कि उसकी आधार रचना क्या रही है या इतिहास में क्या उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, जब एक स्थिति तस्वीर साफ हो सकती है, बावजूद इसके अगर विरोध एक पक्ष करता है तो सवाल कई उठते हैं। बिल्कुल, सवाल उठने लाजमी है कि अगर किसी भी चीज की जिसका दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर पहले से इस तरीके के सबूत हैं। उसके अलावा ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही दूसरे मंदिर हैं जिन पर लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा की जाती रही है। और सीधे तौर पर देखें तो जब इसके पहले कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करके पूरे इलाके की वीडियोग्राफी कराई थी, जांच कराई थी, उसकी लिफाफा बंद रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत हुई थी, तो सीधे तौर पर उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे मिले थे जिसमें हिंदू पक्ष के दावे को बल मिलता है। तो सीधे तौर पर अगर कार्बन डेटिंग जैसी चीजें की जाती हैं तो इसमें संभवतः वो चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं जो वास्तविकता है। लेकिन बावजूद इसके जो हिंदू पक्ष है वो लगातार मांग कर रहा है कि एएसआई से जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो वैज्ञानिक तरीके से जांच के बाद तथ्य निकलकर सामने आए उसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता आया है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है जिसका सर्वे कराया जाए, क्योंकि लंबे वक्त से वो यहाँ पर है, ऐसी स्थिति में उनका सर्वे नहीं कराया जा सकता। जबकि हिंदू पक्ष ने जो दलीलें रखी हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वहां पहले मंदिर था, उसको क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद वहां पर दूसरी तरीके के निर्माण किए गए और आज भी वो तथ्य इस ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद हैं और उनका एएसआई सर्वे होना चाहिए ताकि वो चीजें निकल कर आ सकें। तो इस तरीके की दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से भी रखी गई हो। यही वजह है कि वो मांग कर रहे हैं कि एएसआई का सर्वे हो, कार्बन डेटिंग कराई जाए, वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो, ताकि जो चीजें हैं वो निकल कर आ सकें, जिन चीजों को लेकर अभी तक केवल कयास हैं। अगर जांच होती है तो वो चीजें निकलेंगी। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि जब राम जन्मभूमि में जांच हो रही थी, एएसआई अपना सर्वे कर रहा था और बड़े पैमाने पर वहां उस आसपास के इलाके की खुदाई हुई थी। उस दौरान बड़े पैमाने पर शिलालेख, उसके अलावा बड़े पैमाने पर मूर्तियां, साथ ही साथ मंदिर के टूटे हुए अवशेष मिले थे, जो कहीं न कहीं जब कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा था उस दौरान तथ्य के तौर पर प्रस्तुत भी किए गए थे। उनकी कार्बन डेटिंग भी कराई गई थी, जिससे ये पता चला था कि आखिर कितने पुराने ये शिलालेख हैं, कितने पुराने। और इसके बाद पे बिल्कुल आज कोर्ट पे सबकी निगाहें हैं कि क्या फैसला आएगा और उसका ही इंतजार है कि आखिर कोर्ट का रुख इस पे क्या रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे जानकारी लेंगे। और बाराबंकी से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई, जहां भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया और कटा सिर लेकर थाने पहुंचा आरोपी भाई। अवैध संबंध के शक में बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के मिठवारा का यह मामला, जहां इस हैवान ने पहले अपनी बहन का गला काटा और फिर धड़ से अलग उस सिर को हाथ में पकड़ के पैदल 800 मीटर तक चला और इसका वीडियो भी वायरल हुआ।
तस्वीर भी सामने आई, एक खौफनाक मंजर। भाई ने बहन को ही मौत के घाट उतार दिया और कटा सिर लेकर ये थाने पहुंचा। पैदल चलता हुआ वहां से ये हाथ में सिर लेकर अपनी बहन का, जिसको इसने धड़ से अलग किया था, उसे लेके बेखौफ, एक हाथ में हथियार दूसरे में सिर, ये सड़क पे चलता हुआ दिखाई दिया और थाने पहुंचा। पुलिस ने इस हैवान को शिकंजे में लिया है। तो कटा सिर लेकर ये थाने पहुंचा। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इस शख्स ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद दरअसल इसने एक धारदार हथियार से अपनी बहन पे वार किया, धड़ से सिर अलग कर दिया और उस सिर को हाथ में पकड़ के, एक हाथ में हथियार दूसरे में सिर, करीब 800 मीटर ये पैदल चला। लोग आते जाते रहे, इसे देखते रहे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसको रोक पाए या इसके खिलाफ कुछ कर पाए। ये खुद थाने पहुंचा और फिर जब ये थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बाराबंकी से ये खबर, भोलानाथ हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी देंगे। भोलानाथ, है इस खबर ने सबको हैरान कर दिया कि कैसे ये हैवान शख्स जिसने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया, आखिर क्या वजह थी कि इसने इतनी बर्बरता की? बिल्कुल बता दें, बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मिठवारा गांव का पूरा मामला है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मिठवारा गांव के रहने वाले रिजवान की 18 वर्षीय बहन थी, जिसका गांव के एक के साथ, जिसको लेकर रिजवान ने कई बार उसको मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो आज बर्बरता पूर्वक रिजवान ने अपनी बहन का गला काट कर हत्या कर दी। दरअसल जो घर के लोग हैं उनका कहना है कि रिजवान पहले अपनी बहन से उसने कहा कि ये कपड़े धोने हैं और वो पास से, घर के पास से हाथानुमा बना था जहाँ पे ले गया, वहीं पे बहन उसकी उसी के कपड़े धो रही थी आरोपी के। इसी दौरान वो धार का हथियार लेकर पहुंचे, जिसके बाद यहाँ तक कि बिल्कुल निडर होकर इतनी बर्बरता पूर्वक कर डाला और उसके बाद हाथ में हथियार लेकर करीब 500 मीटर तक वो पैदल गया, थाने जा रहा था। इसी दौरान वहां पे जो राहगीर गुजर रहे थे उनमें कहीं ना कहीं भय का माहौल था, जिसके बाद कुछ राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और युवक के हाथ से सर कटा हुआ सर भी पुलिस ने बरामद कर लिया। जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, वहां से जो कटा हुआ मृतका का शरीर था उसको पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, लेकिन भोलानाथ, जिस तरह की वारदात है ये बताता है कि कितनी बर्बरता, कितनी हैवानियत यहाँ पे इस शख्स ने की है। परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या महज ये क्या अपनी बहन से नाराज था इस बात को लेकर? क्या इससे पहले भी कोई इसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, घर में किसी अन्य सदस्य को इस तरह से प्रताड़ित किया हो? यहाँ जो इसने वारदात को अंजाम दिया वो वाकई जिसने देखा या जिसने सुना वो अपने आप पे इसे यकीन नहीं कर पाया कि एक भाई अपनी बहन को इस कदर बर्बरता के साथ इस तरह उसकी हत्या कर सकता है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। हालांकि परिवार के लोगों की बात करें तो मृतका के पिता से हमने बात की तो उनका कहना था इससे पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ, बस इसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ करता था, क्योंकि जो मृतका थी उसके गांव के ही एक युवक के साथ अवैध संबंध थे, जिसको लेकर लगातार उसके परिजन उसे मना कर रहे थे, लेकिन जब वो नहीं मानी तो इस घटना को अंजाम दिया। इससे पहले की बात करें तो युवक पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज है, किसी प्रकार किसी अपराध में संलिप्तता नहीं है। हाँ। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है, दिल दहला देने वाली घटना है, रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना है। इस घटना से पूरे गांव में सनसनी का माहौल है, वहीं लोगों में डर का, भय का भी माहौल बन गया है। भोलानाथ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक
ये खबर जो है कहीं ना कहीं हैरान करने वाली थी। पुलिस इस पे क्या कुछ कह रही है, उन्हें सुनते हैं। फतेहपुर थाने के ग्राम मिठवारा में रियाज नामक युवक जो 24 वर्षीय है, अपनी सगी बहन की हत्या गला काट करके कर दिया। उसकी बहन पूर्व में एक गांव के ही लड़के के जो उसी धर्म बिरादरी का है उसके साथ भाग गई थी, जिसमें उसके पिता के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था और वह जेल में था। इस लड़की से नाराजगी के कारण उसने गला काटा और इस सूचना पर पुलिस तत्काल गांव में पहुंची और उसको गिरफ्तार कर ली है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और कहा जाता है अगर घर का मुखिया सही हो तो परिवार पर कोई आंच नहीं आती और तरक्की रुक नहीं सकती। ठीक वैसा ही हाल सोनभद्र जिले में देखने को मिला, जहां के मुखिया यानी जिला कलेक्टर अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक व्यवहार से लोगों का दिल तो जीत ही रहे हैं, साथ में विकास योजनाओं को मजबूत उनकी नींव भी रख रहे हैं। वो किसी से छिपी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी क्षेत्र में आम जनता की जीवन शैली को बदलने के लिए हर पैमाने पर विकास होना जरूरी होता है और ये तभी संभव है जब सरकारी योजनाएं पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर उतरे। सोनभद्र जिले के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने डीएफएम फंड का इस तरह से सदुपयोग किया कि खनन क्षेत्र जहां विकास से अछूता था, वहां पर अब विकास बोलता है। खनन क्षेत्र में रोड के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी, जहां पैदल चलना चुनौतीपूर्ण और दूभर था। वहां पर डीएफएम फंड से सीसी और आरसीसी रोड की सौगात दी। आज पक्के रोड मिल जाने से आपके समय की बचत हो रही है और दुर्घटनाओं में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। खनन क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्कूलों में सोलर लाइट लगाने की बात हो या स्कूल की कायाकल्प की बात हो, सोनभद्र डीएम चंद्र विजय सिंह ने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी। आज खनन क्षेत्र में स्थित बस्तियों की जीवन शैली विकास के रास्ते पर है और शहरों के बाकी क्षेत्रों की बराबरी कर रहे हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में जिले के कई क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में हैं। सोनभद्र डीएम चंद्र विजय सिंह ने जिले के आला अधिकारियों के साथ रिचार्ज पिट की योजना जो बनाई, उसे अमली जामा भी पहनाया गया। मुख्य रूप से बारिश को जो जल है उसको सिंचाई का हम लोगों ने योजना बनाई थी और केंद्र सरकार का जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से भी चल रहा है कैच द रेन अभियान, तो उसको भी इस चीज़ से जोड़ा है और हम लोगों ने इसमें अच्छे नंबर्स में ये काम कराए हैं और इसमें साथ साथ माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ काम हुआ है, जिसमें गहरे जो है कूप है, ब्लास्टिंग कूप, उसका निर्माण भी हुआ है। तो कुल मिला के जो जनपद सोनभद्र में जो समस्या, एक पेरिनियल समस्या है, हमेशा चली आ रही है कि यहाँ पे गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की। जितने भी हैंडपम्प होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और टैंकर के माध्यम से सप्लाई देनी पड़ती है। तो एक प्रयास किया गया है ताकि आगे आने वाले समय में जो भी बारिश का पानी है उसको हम लोग सीधे अंदर पहुँचा सकें फिल्टर आउट करके, और इस चीज़ के बाद आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पे भी रिचार्ज होगा पानी का, तो वहाँ के हैंडपम्प पानी देना शुरू कर देते हैं। ऐसा देखने में भी आया है। तो इस चीज़ को और अगर इसके परिणाम अच्छे रहते हैं तो इसको हम पूरा तरीके से और ज़्यादा स्केल अप करेंगे। किसानों को खेती के लिए पानी पर निर्भर रहना होता है, खास तौर से वैसे किसान जिनके यहाँ खुद के सिंचाई के साधन नहीं हैं। उनके लिए आसपास ही तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। कई क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण अंतिम चरण पर है। अमृत सरोवर के तहत सरकारी भवनों के हार्वेस्टिंग व बंधियों का निर्माण, तालाब योजनाओं के तहत तालाबों का निर्माण, पक्की नालियों को बनाकर तालाबों तक। और इसी के
आम